हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12वीं में सतह रसायन चैप्टर के अंतर्गत कोलाइडी तंत्र का शोधन एवं उनके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले कालखंड में हमने कोलाइडी तंत्र कैसे बनाते हैं, इनके जो दो मुख्य विधियां थी, इनके बारे में हम अध्ययन किए थे। आज हम उनके शोधन के बारे में और उनके गुण के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम पहला टॉपिक लेते हैं इसमें, कोलाइडी तंत्र का शोधन। कोलाइडी तंत्र का शोधन, प्यूरिफिकेशन। शोधन कब करते हैं सबको पता है। जैसे हम कपड़ा कब साफ करते हैं, जब गंदा होता है तब। तो उसी प्रकार से शोधन कब करेंगे, जब उसमें अशुद्धि होगा। और अशुद्धि कैसे होंगे, कई प्रकार की अशुद्धियाँ हैं। उसमें से खास करके जो अशुद्धि है कोलाइडी विलयन में, इन पर हम थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें तो हमको बात ज़्यादा समझ में आएगा। अशुद्धि के रूप में हम देखेंगे कोलाइडी तंत्र में खास करके इसमें क्रिस्टलाइट के ज़्यादा होते हैं। और क्रिस्टलाइट हम समझ चुके हैं, जैसे उदाहरण के लिए नमक, शक्कर, यूरिया, ये क्रिस्टल के जो कण होते हैं, सामान्य छोटे छोटे कण जो पानी में या सामान्यतः घुल जाने की स्थिति में हमारे आंखों में सामान्यतः दिखाई नहीं देते। ऐसे भी अशुद्धि वहाँ पर विद्यमान रहते हैं। जैसे किसी कोलाइडी कण में, जैसे उदाहरण के हम थोड़ा सा समझें, स्टार्च है, उसका कोलाइडी विलयन। अब उसमें मान लो यूरिया को मिला दिए हैं। अब हमको उस स्टार्च में से यूरिया, मान लो नमक मिला दिया, शक्कर मिला दिए हैं, उसमें से हमको उसको अलग अलग करना है। तो हम किस प्रकार से इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो उसी को हम यहाँ पर आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो क्या क्या होंगे इसमें, तो देखिए इसमें ये सीधा सीधा सवाल है। क्रिस्टलाइट की शुद्धियाँ होती हैं और उन्हीं क्रिस्टलाइटों को हमको उन कोलाइडी कणों से क्या करना है, अलग करना है। तो कौन कौन सी विधियाँ उसके लागू होंगी, उसमें से मुख्य रूप से हम अध्ययन करेंगे 4 विधियाँ। तो पहला हम लिखेंगे यहाँ पर, पहला लिखेंगे अपोहन। अंग्रेजी में कहते हैं इसे डायलिसिस। ऐसे डायलिसिस शब्द से हम सब लोग परिचित हैं। जिस व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देता है, उसको डायलिसिस क्रिया कराई जाती है। ये हमने दैनिक जीवन में हमारे आसपास कुछ व्यक्तियों को हमने इस प्रकार से देखा, या हमने पेपर में पढ़ा है, सुना है कम से कम। तो क्या होता है, वो उसका किडनी काम करना बंद कर देता है। अब किडनी क्या करता है, हमारे रक्त में जो यूरिया हैं और कोई विषैले पदार्थ हैं, उनको रक्त से क्या करता है, अलग करता है, छान लेता है। तो उसी प्रकार से सामान्यतः हम क्या कहते हैं, इसको छानने की क्रिया है। तो उसी को हम यहाँ पर कौन सा प्रक्रिया कहते हैं, हिंदी में हम इसे अपोहन कहते हैं। अब किस प्रकार से अपोहन होगा, इसके बारे में यहाँ पर अपोहन का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं इसमें, तो सीधा सीधा है, कोलाइडी कणों से, कोलाइडी कण कैसे होते हैं, और देखें अपन, एक बड़े कण होते हैं। किसके तुलना में, तो यहाँ पर देखें छोटे कण से, छोटे कण। अब छोटे कण कौन है, इसके तुलना में देखें तो हमने अध्ययन किया है, कणों के आकार के आधार पर जो विलयन होते हैं हम उसको 3 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं कोलाइडी विलयन और एक को कहते हैं वास्तविक विलयन। तो जो वास्तविक विलयन के कण हैं, जिसे हम और दूसरे शब्दों में कहते हैं इसमें क्रिस्टलाइट कहते हैं, जिसको हिंदी में और कहते हैं क्रिस्टलाभ, या क्रिस्टलाइड अंग्रेजी में। तो सीधा सीधा सवाल है, छोटे कण हैं क्रिस्टलाइट के, बड़े कण हैं उसके तुलना में कोलाइड कण से। तो इस बड़े कण से हम छोटे कण को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया को, ये सीधा सीधा सवाल है, बड़े कण से छोटे कण को हटाना या पृथक करना, इस प्रक्रिया को हम सामान्यतः क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं, या अंग्रेजी में से डायलिसिस कहते हैं। अब कैसे हो सकता है, इस पर हम इसको विचार करेंगे। तो यहाँ पर छोटे कण के अंतर्गत अभी समझ चुके हैं, जैसे क्या क्या हो सकते हैं, यूरिया हो सकता है,
नमक हो सकता है, शक्कर हो सकते हैं आदि। ऐसे कुछ क्रिस्टलाइट हो सकते हैं उन कोलाइड मिनरल में से। उसको हमको पृथक करने के लिए उपकरण है, उस उपकरण का नाम है अपोहक, और उसको ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने बताया है, उसी के नाम का यहाँ पर ग्राहम का अपोहक कहते हैं। ग्राहम का अपोहक, अपोहक को अंग्रेजी में बोलते हैं डायलाइजर। डायलिसिस करने वाले मशीन, सीधा सीधा एक प्रकार से मशीन ही समझ लीजिए, उपकरण है। तो कैसा होगा देखिए, इधर से इस प्रकार से एक बीकर समझ लीजिए। अब ये बीकर के रूप में है, यहाँ पर एक चर्म पत्र जाता है। इसको समझने किस प्रकार से बनाया जा रहा है, यहाँ पर ये चर्म पत्र है, फिल्टर पेपर। इसको चाहें तो इस प्रकार से आप ऐसा ऐसा थोड़ा कलम से आप ऐसा हल्का हल्का काला कर दें या पेंसिल से कर दें तो हमको समझ आएगा ये फिल्टर पेपर है। ये हमको ऐसे चाक जैसे दिखाई दे रहा है, फिल्टर पेपर छोटे छोटे कण से दिखाई दे रहे हैं, कण माने छोटे छोटे छेद जैसे दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया, ये चर्म पत्र। तो ये क्या होते हैं चर्म पत्र? मुख्यतः यह जंतु के एक प्रकार से झिल्ली है। तो इनके जो छेद होते हैं, उसमें छिद्र होते हैं, उसमें से छोटे कण तो निकल जाते हैं, अर्थात कोलाइड के कण, लेकिन जो क्रिस्टलाइट के कण इसमें से निकल जाते हैं, लेकिन जो बड़े कण हैं इनमें से निकल नहीं पाते। और हमने इसके बारे में अध्ययन किया है। जब हम इसमें समझ रहे थे वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन, तो एक मुख्य हमने अंतर देखा था, फिल्टर, उसमें छननीयता शब्द आया था, छननीयता, किसमें छन सकता है। तो हमने अध्ययन किया था कि क्रिस्टलाइट के जो कण हैं साधारण फिल्टर पेपर से भी आर पार हो जाते हैं, और जंतु के जो झिल्ली होते हैं जिसे चर्म पत्र कहते हैं उससे भी क्या होते हैं, आर पार हो जाते हैं। लेकिन कोलाइड के कण के बारे में हमने देखा था कि ये जो फिल्टर पेपर होते हैं, सामान्य फिल्टर पेपर, उससे तो निकल जाते हैं लेकिन चर्म पत्र से नहीं निकलते, और जो निलंबन होते हैं रेत वाला कण, वो तो दोनों से नहीं निकलते। ये हमने इसमें मुख्यतः देखा था, तो उसी का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें से जो अशुद्ध कोलाइड है इसको अंदर में यहाँ पर रखेंगे, अशुद्ध कोलाइड, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। चलिए, अशुद्ध कोलाइड, अशुद्ध कोलाइड माने इसका दूसरा मतलब हो गया जिसमें ये खास करके छोटे कण की अशुद्धियाँ हैं। अब इस प्रकार से एक सिलेंडर आकार का पात्र होता है अलग से, इसमें एक साइड में क्या होते हैं, फिल्टर पेपर है, और कौन सा फिल्टर पेपर है, चर्म पत्र का, और एक साइड में इस प्रकार से इसको पहले भर देंगे फिल्टर पेपर को, ये चर्म पत्र जो फिल्टर पेपर ही है उसको बांध देंगे एक साइड से, और एक साइड से इस प्रकार से क्या है, यहाँ से दूसरे भाग से हम देखेंगे इसको, इस प्रकार से एक हुड रहता है, ऐसा हुड, यानी जैसे हम देख रहे हैं इसमें हुड का मतलब सांप का जो फन होता है इसे क्या कहते हैं, हुड कहते हैं। ठीक है, फन का आकृति का होता है, ऊपर में बांधने के लिए, टांगने के लिए सीधा सीधा है। हमने देखा है गाँव में कि जब दूध रहता है किसी के घर में दूध, तो छोटे छोटे मटकी में इसको ऊपर में टांगे रहते हैं ताकि बिल्ली वहाँ पर पहुँच मत पाए। तो जैसे वहाँ पर रस्सी में टांगे रहते हैं ऊपर में, ठीक उसी प्रकार से ये रस्सी के माध्यम से, अब समझ लीजिए यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, हुड के नाम से जानते हैं, हुड। अब इस प्रकार से यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अशुद्ध कोलाइड माने आप समझ लें कि इस प्रकार से हम इसको लिख रहे हैं। अब यहाँ से पानी को अंदर में यहाँ पर प्रवेश कराएंगे एक साइड से, यहाँ पर जल आ रहा है, तो जल धीरे धीरे क्या होगा, इसमें भरता जाएगा, और भरने के बाद और आगे चलेंगे तो इस फिल्टर में जो चर्म पत्र है उसके माध्यम से कहाँ तक पहुँच जाएगा, पूरे अंदर तक पहुँच जाएंगे, जहाँ पर इसमें अशुद्ध कोलाइड उपस्थित है। अब इस प्रकार से जो अशुद्ध कोलाइड हैं इसमें जो यूरिया, नमक, शक्कर आदि जो छोटे कण हैं जिसे क्रिस्टलाइट कण कहते हैं, यह जल में घुल करके इस चर्म पत्र से भी क्या होते हैं, आर पार हो जाते हैं, और आर पार होने के बाद इस जल में घुल जाते हैं, और जल को बार बार इसमें लगातार प्रवाहित कर रहे हैं, जिसे एक साइड से इस प्रकार से यही जो जल है इसका निष्कासन भी हो रहा है, यहाँ से जल यहाँ से निकल रहा है, और जल के निकलने खां से जो इसमें क्रिस्टलाइड थे,
क्रिस्टलाइट वह वास्तविक विलयन बन करके यहाँ से मुक्त हो जाते हैं या निकलते रहते हैं। और इस प्रकार से इसके अंदर में ही यहाँ पर क्या रहते हैं, इसमें कोलाइड के कण उपस्थित रहते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो अशुद्ध कोलाइड था वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। वही हमारा शरीर में भी क्रिया चल रहे हैं। जब हम पानी पीते हैं तो पानी में जो यूरिया और विषैले पदार्थ होते हैं, खास करके मुख्यतः समझें, इसमें यूरिक एसिड कम मात्रा में बनते हैं, यूरिया ज़्यादा मात्रा में बनते हैं हमारे मनुष्य के शरीर में। तो पानी में घुल जाते हैं और घुलने के बाद फिर क्या होता है, वह किडनी से होते हुए इस प्रकार से प्रवेश करते हैं और रक्त में घुले हुए जो यूरिया आदि होते हैं हमारे शरीर से किडनी के माध्यम से बाहर निकलते हैं। यह है इसमें डायलिसिस की क्रिया। आगे चलें, इसमें विद्युत अपवहन, दूसरा हेडिंग डालिए इसमें। दूसरा विद्युत अपवहन। इलेक्ट्रिक डायलिसिस। तो विद्युत अपवहन में क्या होंगे, विद्युत धारा की उपस्थिति में हम अभी जो अध्ययन किए थे अपवहन, ये क्रिया हुआ था। इसके लिए क्या करना है हमें, ये जो कोलाइडी विलयन है उसे इस प्रकार से एक सिलेंडरिकल पात्र में लेते हैं और इसमें अब सेम इसी प्रकार से इसमें 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं। एक 2 इलेक्ट्रोड है इसमें इस प्रकार से। चलिए इसी के अंदर में यहाँ पर प्रवेश करा दें। ये 2 इलेक्ट्रोड हो गया यहाँ से इस प्रकार से, एक की ओर धनोद और एक की ओर ऋणोद, इस प्रकार से समझ लें। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अब यहाँ से उसमें जो अशुद्धियाँ हैं, इसमें खास करके आयनिक अशुद्धियाँ हैं। आयनिक अशुद्धियों के रूप में हम देखें, सभी का नहीं, इसमें खास करके आयनिक अशुद्धि। जैसे उदाहरण के लिए अशुद्धि के रूप में मान लीजिए नमक है, Na+Cl-। तो इस प्रकार से जब इसको जल में थोड़ा सा घोल लें इसमें और इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो धन वाला ऋण की ओर जाएगा, ऋण वाला धन की ओर जाएंगे इसमें। ठीक है, धनोद जो है धनात्मक आयन वाले ऋणोद की ओर जाएंगे और ऋणात्मक आयन वाले धनोद की ओर। इस प्रकार से वहाँ से इस कोलाइड में से, अशुद्ध कोलाइड में से क्या हो जाएंगे, वो मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर जो अंदर में दिया गया है ये अशुद्ध कोलाइड है, अशुद्ध कोलाइड, और इसमें से मुख्यतः ये आयनिक अशुद्धियाँ हैं। अब आयनिक अशुद्धियाँ यहाँ से विद्युत के द्वारा वह विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हुए यहाँ से निकल जाएंगे और इस प्रकार से अशुद्ध कोलाइड अब शुद्ध हो जाएगा। इस विधि को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपवहन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगला तीसरा पॉइंट लिखें। तीसरा एक विधि है और इसका नाम होता है अति सूक्ष्म छनन। अति सूक्ष्म छनन। इसे हम अंग्रेजी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पर सूक्ष्म, अति सूक्ष्म छनन का मतलब हो गया यहाँ पर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे छिद्र, उसकी सहायता से हम जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसमें अशुद्धियों को क्या करते हैं, निकाल सकते हैं इसमें। जैसे हम देखें इसमें कोलाइडी विलयन के कण क्या थोड़े बड़े होते हैं और वास्तविक जो विलयन होते हैं उनके कण कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ये वास्तविक वाला है समझने के लिए और ये कोलाइड के हैं। अब इसमें से एक छन्ना बनाया जाता है, फिल्टर अलग से प्रयोगशाला बनाए जाते हैं उसके लिए। अब वहाँ से जब उसमें कोलाइडी विलयन को इस प्रकार से इसमें प्रवेश कराएंगे, जैसे हम लोग अभी इस प्रकार समझ रहे थे, अब यहाँ से इतने छोटे छोटे होते हैं कि कोलाइड के कण यहाँ पर रुक जाएंगे, बाकी और जो छोटे छोटे कण हैं वहाँ से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। इस प्रकार के प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, अति सूक्ष्म छनन कहते हैं।
आगे चलें, इसमें अब चौथा प्रकार की विधि है, और इसका नाम है यहाँ पर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रक्रम होती है, समझ रहे हैं ना, सेंट्रीफ्यूगेशन आप पिछले कक्षा में पढ़े हुए हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होते हैं, उसको हम हिंदी में नाम देते हैं, इसमें पहले अंग्रेजी में नाम लिखे हैं, इसमें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। और हिंदी में इसका नाम होता है अति। अल्ट्रा यानी सामान्य शब्द में क्या कहते हैं, हम इसे अति कहते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन का सीधा मतलब है अभिकेंद्रीकरण, हिंदी में अभिकेंद्र बल आप सुने हैं, इसमें उसी के नाम के आधार पर बना हुआ है। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसमें अभिकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। और अल्ट्रा के यहाँ पर शब्द क्या होते हैं, अति शब्द। तो एक साथ हिंदी में क्या होगा, अति अभिकेंद्रण, और अंग्रेजी में नाम हो गया अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो पहले समझ लें अभिकेंद्रण क्या होते हैं। हम लोग गाँव में अक्सर देखते हैं, शहरों में देख सकते हैं, जिनके घर दूध होता है वहाँ से जब घी बनाने की प्रक्रिया होती है तो उसमें मक्खन को मथनी करते क्या जाता है। मथनी शब्द को कृष्ण भगवान वाला, जब हम कृष्ण भगवान वाला कहानी या हमारे जो ब्रज की बात करते हैं हम, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर गाय होती हैं और उसमें जो गोपियाँ होती हैं और वहाँ के जो वासी होते हैं, ब्रजवासी, वो क्या करते हैं, अक्सर हम इस चित्र देखते हैं मथनी के द्वारा उसको दिखाया जाता है। तो मथनी सामान्य सब जानते हैं इसमें। तो वहाँ पर जैसे जैसे दाल वाला भी हम देखते हैं, अपन दाल घुटनी बोलते हैं, तो उसमें जब इस प्रकार से इसको ऐसा इस प्रकार से रखते हैं इसमें, तो क्या होते हैं, उसमें बार बार गति होती है। तो गति होना वही है, यहाँ पर क्या होता है, अभिकेंद्रण कहा जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो कोलाइडी विलयन होते हैं, उस कोलाइडी विलयन को थोड़ा समझने के लिए यहाँ पर ध्यान समझेंगे इस तरह से। ये मान यहाँ पर कोलाइडी विलयन है, तो कोलाइडी विलयन में क्या होते हैं, जो परिक्षिप्त प्रावस्था होते हैं, छोटे छोटे कण, वो परिक्षेपण माध्यम में इस प्रकार से समान रूप से वितरित रहते हैं। अब ये हो गया यहाँ पर कोलाइडी विलयन। अब क्या होगा यहाँ से, चूंकि स्थायी होते हैं तो हम क्या करेंगे इसको, और एक चीज़ हम समझते हैं इसमें, ये जो छोटे छोटे कण हैं उसमें गुरुत्व प्रभाव, इसमें बल कम होते हैं, अर्थात ये नीचे तरफ धीरे धीरे नीचे नहीं बढ़ पाते और इस विषमांग होते हैं। और इस प्रकार से विषमांगता गुण अलग अलग, यहाँ पर देखो इसमें ये बार बार विलायक माध्यम से हम क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, इसमें बार बार टकराते रहते हैं और इसमें बार बार हलचल पैदा होती रहती है, माने स्थिर नहीं रहते हैं। अब इस प्रकार से हम क्या करें, इसको यदि हम तेज़ी से घुमा देते हैं, धीरे धीरे घुमाने से नहीं, जब इसको हम इस प्रकार से तेज़ी से घुमाएंगे, किसी मशीन के द्वारा हो, खास करके मशीन द्वारा हम इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से बार बार जब इसे तेज़ी से गति कराएंगे तो गति के कारण से इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण से यहाँ पर इसके मध्य में खास करके हम देखें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इसका बल टूट जाते हैं और टूट जाने के कारण से ये सब धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, यहाँ पर नीचे तरफ बैठ जाते हैं। और इस प्रकार से यहाँ से क्या होगा, इसमें से कुछ पदार्थ बनते हैं और उस पदार्थ को हम कहते हैं अवपंक। अंग्रेजी में कहते हैं इसे स्लिम, SLIME, ये स्लिम है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम अवपंक कहते हैं। तो इससे क्या होगा, जो पदार्थ थे वो धीरे धीरे अवक्षेपित हो गए यहाँ पर, और अवक्षेपित होने के बाद में जो अवपंक प्राप्त हुआ उसे हम जल में थोड़ा सा घोल लेते हैं, तो पुनः हमें क्या प्राप्त करते हैं, कोलाइडी विलयन। और इस प्रकार से उन अशुद्धियों में से यहाँ पर जो कोलाइडी कण हैं क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम अभिकेंद्रण की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया मुख्यतः कोलाइडी तंत्रों का शोधन। कितने विधियाँ होती हैं, मुख्य रूप से यहाँ पर 4 विधियाँ हैं। पहला हमने, ये चौथा विधि थी, पहला क्या समझा हमने, डायलिसिस की क्रिया, जिसे हम हिंदी में और क्या कहते हैं, अपूहन। दूसरी विधि हमने क्या समझा,
विद्युत अपोहन। तीसरी विधि हमने यहाँ पर एक मुख्य से तीसरी विधि का हमने अध्ययन किया जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, और जो चौथी विधि है हम उसे क्या कहते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन या हिंदी में अति अभिकेंद्रण। ये मुख्य रूप से 4 विधियाँ हैं, जिसमें से ज़्यादा प्रचलित जो विधि है वह है डायलिसिस की विधि। ग्राहम का जो अपोहन है उसके द्वारा हम अधिकांशतः इसको प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। अब आगे हम यहाँ पर जो दूसरा हमारा टॉपिक होगा इसमें कोलाइडी तंत्र के गुण, इनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो इसको आप लोग जल्दी से फटाफट इस चित्र को भी नोट कर लेंगे। आइए हम आगे कोलाइडी तंत्रों के शोधन के आगे, उसका अगला टॉपिक है हमारा कोलाइडी तंत्र के गुण। इस पर हम आज अभी इसमें अध्ययन करेंगे। हेडिंग डाल देंगे कोलाइडी तंत्रों के गुण। कोलाइडी तंत्र के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सिस्टम। क्या क्या गुण होते हैं, एक एक के बारे में हम बिंदुवार में समझने का प्रयास करेंगे। पहला इसमें हम देखते हैं प्रकाशीय गुण। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे हम, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन से प्रकाशीय गुण हैं इन पर विचार करें। प्रकाशीय का मतलब है प्रकाश संबंधित, लाइट से संबंधित। अब इसमें इसमें इसी के अंतर्गत में टॉपिक है फैराडे टिंडल प्रभाव। सीधा हम इसी के ऊपर चलें। इसमें फैराडे टिंडल प्रभाव। 2 वैज्ञानिक हैं, फैराडे और टिंडल। टिंडल ने इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया और आगे फैराडे ने इसको विस्तृत रूप से इसके बारे में समझाया। दोनों ने मिल कर दिया है, इसी इसको क्या कहते हैं हम, फैराडे टिंडल या टिंडल फैराडे बोला, जो भी समझिए, लेकिन टिंडल ने इसके बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किया था। बाकी और विस्तार किसके बारे में बताया उन्होंने, फैराडे ने इसके बारे में बताया। तो प्रकाशीय गुण क्या है पहले समझ लें इसमें, है ना। सीधे से आप चित्र बनाते हैं इसमें। देखिए एक कोलाइडी विलयन है, साफ साफ लिख लें कोलाइडी विलयन, ताकि हमें कंफ्यूजन न हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं इसमें। कोलाइडी विलयन। अब इस कोलाइडी विलयन में से प्रकाश को गुजारें, प्रकाश के किरण को, ये समझने के यहाँ पर है, ये मान लीजिए लाइट का सोर्स है, प्रकाश का स्रोत, और यहाँ से प्रकाश की किरण निकल रही है यहाँ से, इस प्रकार से। ये कोलाइडी विलयन में से होकर गुजारना है। यहाँ पर आप साफ साफ लिखेंगे प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल, तीर चिन्ह भी लगा लीजिए। अब क्या होगा, जैसे इस कोलाइडी विलयन में से गुजरती है तब यहाँ से देखिए इस प्रकार से इसका नज़ारा बदल गया, ठीक है ना, नज़ारा बदल गया। अब देखिए इसमें से जैसे प्रकाश किरण इसमें से गुजरता है तब प्रकाश का जो मार्ग होता है, प्रकाश का मार्ग, कौन सा मार्ग, देखिए चित्र में साफ साफ है, जिधर से जा रहा है तीर चिन्ह भी लगा लीजिए, इस प्रकार से प्रकाश किरण से जा रहे हैं। तो पूरा इसको थोड़ा सा और अपने समझने के लिए क्या करें, आप इसको अच्छे से मिटा दीजिए ऐसा, या मान लो कलम भी बनाएंगे शीश से, तो इस प्रकार इसको थोड़ा सा बाद में मिटा देंगे। इसका मतलब हो गया, देखिए ये 2 अलग भाग हमको स्पष्ट नजर आ गया। यहाँ से ऊपर वाला भाग अभी मान लीजिए इस प्रकार से, ये वाला अंधेरा भाग है, डार्क भाग है, अंधेरा भाग है, और कुछ भाग कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है चमकीला। बिल्कुल साफ साफ इसको बना लीजिए अच्छे से। जो प्रकाश का मार्ग है वो कैसा हो रहा है, इसमें चमकता हुआ नजर आ रहा है, इसमें दृश्यमान हो रहा है, वो बहुत ही दृश्यमान हो गया है, तीक्ष्ण दृश्य हो गया, माने बहुत ही तेज चमकीला हो गया। ये कौन सा मार्ग हो गया यहाँ पर, है प्रकाश का मार्ग। तो इस चमकीला मार्ग, इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, फैराडे टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो संक्षिप्त में क्या हो सकता है,
प्रकाश किरण को जब कोलाइडी विलयन में से होकर गुजारते हैं तो प्रकाश का मार्ग, और समझने के यहाँ पर लिख लीजिए साफ साफ है, ये क्या चीज़ है, प्रकाश मार्ग है, वे ऑफ लाइट। प्रकाश का मार्ग कैसा हो गया, बहुत ही चमकीला नजर आ रहा है, चमकीला, ब्राइट है, ब्राइट माने चमकीला। और इसी चमकीला मार्ग को इसमें देखिए आप यहाँ से ऐसा शंकु जैसा आकृति बन रही है, ये शंकु जैसा आकृति बन रहा है, इसे क्या कहते हैं, टिंडल शंकु। क्या कहते हैं इसे, टिंडल शंकु या प्रदीप्त शंकु भी कहते हैं। इसी को यहाँ पर चमकीला वाला भाग है, चमकीला हो ही गया, इसमें जो शंकु की आकृति बन रही है इसे क्या कहते हैं हम, टिंडल शंकु। टिंडल ने बताया इसी के नाम के आधार पर टिंडल शंकु कहते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, इसी को हम यदि वास्तविक विलयन जैसे नमक का विलयन है उसमें से आप ऐसे लाइट को गुजारेंगे तो ऐसा चमकीला नजर नहीं आएगा, ठीक है। वास्तविक विलयन में से आप प्रकाश के किरण को गुजारोगे तो इस प्रकार से टिंडल प्रभाव नहीं दिखेगा। निलंबन, रेत, छोटे छोटे रेत के टुकड़े हैं, बाल्टी में या गिलास में कहीं रख दीजिए और उसमें से ऐसे लाइट को गुजारिए तो उसमें से भी ऐसा गुण नहीं दर्शाया जाएगा। तो कौन दर्शाते हैं इसमें, कोलाइट के जो कण होते हैं वो कौन सा गुण, प्रकाशिक गुण में से कौन सा गुण दर्शा रहे हैं, यहाँ पर प्रकाशिक गुण दर्शा रहे हैं, उसी का नाम क्या कहा यहाँ पर, फैराडे टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब आगे इसमें चलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रदीप्त शंकु। क्या कहते हैं, प्रदीप्त शंकु। यहाँ पर प्रदीप्त मतलब चमकीला, दीप्तमान हो रहा है, बहुत ही चमकीला नजर आ रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण हम देख रहे हैं इसमें, तो कारण देखेंगे तो जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, परिक्षिप्त प्रावस्था, उसमें छोटे छोटे कण हैं जिसे हम सामान्यतः विलय कण कहते हैं, लेकिन कोलाइडी विलयन के लिए विलय शब्द नहीं कहते, इसमें क्या कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका प्रकीर्णन हो रहा है, प्रकीर्णन, परिक्षिप्त प्रावस्था के द्वारा प्रकीर्णन हो रहा है। प्रकीर्णन माने सामान्य शब्द में क्या है, उसको बिखेर दे रहा है, क्या कहते हैं उसको, बिखेरना सामान्य शब्द में, ठीक है ना। तो उसमें छोटे छोटे जो कण हैं, जैसे मान लो स्टार्च का कण है, हमने मान लो सोने का कोलाइडी विलयन बनाना है, चांदी का कोलाइडी विलयन बनाना है या बना है इसमें, तो उसमें छोटे छोटे चांदी के, सोने के जो भी हैं, स्टार्च का है, तो उसमें से जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश किरण को उसमें जैसे टकराया तो उसको बिखेर दे रहा था, ठीक है। इसी कारण से उसका मार्ग कैसा दिखाई दे रहा है, चमकीला नजर आ रहा है इसमें, ये इसका मुख्य रूप से कारण है। अब देखिए यहाँ पर आगे उसको और हम समझेंगे, ऐसे और कहाँ कहाँ देखते हैं जिसमें चमकीला नजर आता है, तो विचार कर लें कहाँ कहाँ नजर आता है ऐसा। जैसे घरों में जब लाइट आती है ऐसा रोशनी, खास करके खपरा वाला में, ठीक है ना, या कहीं खिड़की से लाइट आ रहा है तो देखेंगे उसको जो केवल लाइट का जो मार्ग रहता है उतना भाग कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल चमकता हुआ नजर आता है, बाकी भाग नजर नहीं आता। बाकी जो कमरे वाला भाग ऐसा लगता है जिसमें कि उसमें बिल्कुल कुछ भी कण नहीं ऐसा लगता है, लेकिन जब लाइट वहाँ से गुजरती है तो पता चलता है हमें कि उसमें ढेर सारे छोटे छोटे कण आते हैं। वही क्या है बताओ, सब कोलाइडी कण है। क्या है वो, तो वो भी कौन सा घटना हो रहा है बताओ, घटना कौन सा हो रहा है यहाँ पर, फैराडे टिंडल प्रभाव का घटना है वो, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखेंगे पुच्छल तारा, पुच्छल, यहाँ पर कुछ उदाहरण निकाला हूँ मैं, तो हो रहा है इसमें पुच्छल तारा सब देखे हैं इसमें। तो पुच्छल तारा का जो पूंछ होता है, इसी नाम पर है पुच्छल, पूंछ जैसा बनता है उसमें, ठीक है। समझाने के लिए कहें इसमें ऐसा करके ऐसा रहता है, पुच्छल तारा है, तो उसमें जो पूंछ रहते हैं वो किसका बना होता है, एक गैस है और उसमें छोटे छोटे धूल आदि कण है, इसमें छोटे छोटे कण उसमें टच में है, माने जुड़े हुए हैं। तो इतने छोटे छोटे कण हैं जो कि कोलाइडी कण जैसा है वो, इसीलिए कोलाइडी कण का व्यवहार दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से छोटे छोटे धूल आदि के कण हैं, ढेर सारे वो कण हैं चिपके हुए। तो उसमें जैसे लाइट पड़ती है तो क्या करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस लाइट को, प्रकाश को क्या कर रहा है वो प्रकीर्णित कर रहा है। जिस विज्ञान शब्द में क्या कहेंगे, इसको प्रकीर्णित कर रहा है, सामान्य शब्द में कहेंगे तो बिखेर दे रहा है, ठीक है ना। अवशोषित नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको बिखेर रहा है। इसीलिए हमको आधा भाग कैसे दिखाई देता है, बिल्कुल चमकीला दिखाई देता है, और फिर से धीरे से गायब हो जाता है वो, कम रोशनी वाला हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम उस एंगल में नहीं रहते। इस एंगल में रहेंगे तो हमको साफ साफ दिखाई देगा, और हम इधर रहेंगे तो हमको सही थोड़ा सा कम चमकीला दिखाई देगा।
इसी कारण से पुच्छल तारे का पूंछ का चमकना कौन सी घटना है बताओ यहाँ पर? ये हो गया यहाँ पर फैराडे टिंडल प्रभाव है इसमें। उसी प्रकार से आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो उसमें कारण क्या है? आकाश में भी स्टेम उसी प्रकार छोटे छोटे कोलाइडी कण उपस्थित हैं। तो जैसे लाइट पड़ती है तो इस लाइट के द्वारा ये सारी कणों के द्वारा प्रकाश को बिखेर रहा है, वो प्रकीर्णित कर रहा है और ऊपर भी इस प्रकार फैल रहा है प्रकाश। तो उसका कण का आकार इतना है कि अलग अलग कणों के व्यास के आधार पर या उसके साइज के आधार पर रंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अलग इतने हैं कि उसमें नीला रंग को ही क्या कर रहा है, वो प्रकीर्णित कर रहा है। सीधा सीधा सवाल है, उसको हम और फिजिक्स में अध्ययन करते हैं या इसमें भी अध्ययन करते हैं हम, लेकिन हम अभी इसको यहाँ पर अध्ययन नहीं कर रहे हैं। कणों का व्यास के आधार पर रंग भी अलग अलग होते हैं। तो वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण हैं, जो प्रकाश किरण पड़ती है तो नीला क्यों दिखाई देती है? तो एक लाइन में समझें तो कौन सा प्रभाव हो रहा है यहाँ पर? फैराडे टिंडल प्रभाव हो रहा है। तो कण का आकार इतना होता है कि हम कैसा दिखाई देता है, वो नीला रंग हमको दिखाई देते हैं इसमें। उसी प्रकार से समुद्र का नीला रंग दिखाई देना। समुद्र का पानी होता है कैसा रंग दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? ये भी यदि समझे इसमें कौन सा प्रभाव हो रहा है? फैराडे टिंडल। मान उसमें जो पदार्थ, ढेर सारे कोलाइडी कण जैसे पदार्थ भी उसमें उपस्थित हैं। तो वहाँ से जैसे प्रकाश पड़ता है तो वहाँ पर प्रकीर्णित हो रहा है। तो हमको दूर से देखने से कैसे दिखाई देता है? वो नीला रंग दिखाई देता है। तो रंग अलग है, आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, वो भौतिक गुण में आएगा। हम अभी कौन सा गुण के अध्ययन कर रहे हैं? इसमें प्रकाशिक गुण का अध्ययन कर रहे हैं। तो क्या हो गया संक्षिप्त में? कोलाइडी विलयनों में से जब प्रकाश किरण को गुजारते हैं तो प्रकाश के किरण का मार्ग कैसा दिखाई देता है? चमकीला नजर आता है। इसी को हम फैराडे टिंडल प्रभाव कहते हैं। और शंकु जैसे आकृति बनती है जिसे क्या कहते हैं? टिंडल शंकु या प्रदीप्त शंकु कहते हैं। चलिए आगे दूसरा एक हम गुण देखते हैं इसमें, खास करके जिसको गतिक गुण कह सकते हैं। लिखिए दूसरा गुण। दूसरा गति के गुण, और उस गुण के अंतर्गत देखें गति से संबंधित इसका गुण है और उससे संबंधित एक टॉपिक है, इसी में देखें अपन काइनेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है ना, मूवमेंट हो रहा है इसमें, तो इसमें संबंधित एक टॉपिक है जिसको ब्राउनी गति कहते हैं। हेडिंग भी डालू इसी अंतर्गत में, ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक वनस्पति शास्त्री थे। रॉबर्ट ब्राउन बॉटनिस्ट थे, वनस्पति शास्त्री थे। तो उन्होंने क्या किया, जो परागकण होते हैं, परागकण फूल में, क्योंकि ये वनस्पति विज्ञान वाले हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, पराग जो कण होते हैं उसको उन्होंने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखा, उसको निलंबन बनाया, क्योंकि बड़े बड़े कण होते हैं, हम साधारण आंखों से देख सकते हैं। तो जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखा अति सूक्ष्मदर्शी से, तो उन्होंने पाया कि परागकण में अनियमित गति होते हैं, और वही सेम के सेम गुण किसमें पाए जाते हैं? इसमें कोलाइडी कणों में पाए जाते हैं। जिस प्रकार से परागकण में गति होती है, ठीक वही गति किसमें पाई जाती है? जो कोलाइडी, जैसे अभी कहा इसमें, या हम समझ रहे हैं सोने का कोलाइडी विलयन है, छोटे छोटे कणों में है, ठीक है। अब उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अति सूक्ष्मदर्शी, तो हम पाएंगे, या इन्होंने पाया, रॉबर्ट ब्राउन ने, कि उनके जो कण हैं ठीक पराग कण के जैसे होते हैं, अनियमित गति, ठीक वही गति इसमें भी पाई जाती है। तो कैसा होता है देखिए, समझने के लिए इस प्रकार से एक कोलाइडी कण है, इस प्रकार से गति हो रही है, सामने गया इस प्रकार से, और इसमें क्योंकि परिक्षेपण माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम माने जैसे जिसमें गोले हैं, ठीक है ना, इसमें जाकर टकराते हैं और साथ साथ आपस में भी टकराते हैं। अपरिचित एक सोने का कोलाइडी कण दूसरे के साथ टकरा गया, या मान लो पानी में बनाए हैं तो पानी के साथ टकरा गया वो, ठीक है ना, तो इस प्रकार से दिशा क्या होती है उसकी बदल जाती है, और इस प्रकार से वो कहीं भी चली जाती है। चलिए यहाँ पर समझने के लिए, पहले यहाँ पर आया, फिर गति बदल गई, फिर यहाँ पर आया, फिर टकराते हुए, फिर गति बदल गई, ठीक है ना, फिर यहाँ पर आकर टकराया, फिर गति बदल गई, फिर आया यहाँ पर, वो कहीं पर भी इस प्रकार से चला जा रहा है। देखिए यहाँ पर उसकी कोई निश्चित गति नहीं है। इसे कौन सा गति कहते हैं हम? अनियमित गति।
इसको अंग्रेजी में कहते हैं अपन जिग जैग मोशन, टेढ़ी मेढ़ी गति, जिग जैग अंग्रेजी शब्द में है, जिग जैग मोशन, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहेंगे तो क्या हो गया ये, टेढ़ी मेढ़ी गति, टेढ़ी मेढ़ी गति। तो ऐसे गति को क्या कहा गया है यहाँ पर, ब्राउनी गति कहते हैं। ये हो गया। और यही बता रहा है उसमें विषमांगता पाए जाते हैं, कोलाइडी कणों में क्या पाए जाते हैं, विषमांगता। और इस कारण से वो नीचे तरफ बैठ नहीं पाता। ध्यान समझेंगे इधर से, कोलाइडी कण जैसे सोना का कोलाइडी विलयन है तो नीचे सोना का कण क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि इसमें कौन सा गति हो रहा है, ब्राउनी गति। वो स्थिर नहीं हो, बार बार गति कर रहा है। यदि स्थिर हो जाता तो धीरे धीरे बढ़ जाता तो नीचे में परत बन जाता उसका, ठीक है ना। ये इसकी विषमांगता को दर्शा रहा है। यहाँ से आगे चलें, समझ आ गया होगा, ठीक है ना। इसी की सहायता से हम और इसके ढेर सारे और यहाँ पर देखिए इसमें गाढ़ापन जो परिक्षेपण माध्यम है हम किस पर बनाए, तेल में बनाए हैं कि जल में है कि अल्कोहल में, क्योंकि सभी द्रव का, मैं द्रव बोल रहा हूँ, विलायक माध्यम, उसकी गाढ़ापन सामान्य शब्द में क्या कहते हैं उसे, गाढ़ापन, जिसको अंग्रेजी में क्या, विज्ञान शब्द में क्या बोलते हैं, श्यानता, विस्कोसिटी। ये श्यानता पर निर्भर करेगा कि हम किस में बनाए हैं। ज़्यादा एकदम गाढ़ापन होगा विलयन में या परिक्षेपण माध्यम, अभी परिक्षेपण माध्यम कहेंगे, तो इसमें कम गति होगा ऐसा। और जिसमें श्यानता कम होगा, माने सामान्य शब्द में पतला, जैसे पानी है और तेल है, चलिए ठीक है ना, तो किसमें ज़्यादा गाढ़ापन होगा बताओ। सामान्य रूप से देखें, जैसे मान लो जब सरसों का तेल है और पानी लेते हैं, ज़्यादा गाढ़ापन होता है बताओ, सरसों का तेल माने ज़्यादा श्यान, उसको श्यानता ज़्यादा है, और पानी की श्यानता क्या है, कम है, तो पानी में ज़्यादा गति करेगा कोलाइडी कण उसके तुलना में। और पानी से और पतला होगा, सामान्य शब्द में पतला बोल रहा हूँ, और उसको विज्ञान में कहूँ क्या कहूँगा मैं, श्यानता कम है कहूँगा। तो जितनी श्यानता कम होगी उसका ब्राउनियन गति उतनी ही ज़्यादा होगी इसमें, ठीक है। ये इस पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से हम ले रहे हैं इसमें। आगे तीसरा लिखिए यहाँ पर विद्युतीय गुण, क्या लिखेंगे यहाँ पर, विद्युतीय गुण लिखिए। तीसरा है विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, विद्युत से संबंधित। अब विद्युत माने आप समझ गए होंगे, हम विद्युत धारा प्रभावित करने जा रहे हैं इसमें। इसी को यहाँ पर और नाम दिया गया है विद्युत कण संचलन, विद्युत कण संचलन। ये शब्द देखिए, विद्युत के प्रभाव से कण का, कण माने कौन सा कण, ये हमारे कोलाइडी कण है, उनका क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, संचलन, एक स्थान दूसरे स्थान तक गमन कर रहे हैं, यही है विद्युतीय कण संचलन। अब यहाँ पर कैसे इसको अध्ययन किया गया, देखिए यहाँ पर एक इस प्रकार से यू आकार की नली है, आप भी मेरे साथ चित्र बनाते जाइए। एक जैसे अंग्रेजी के लिखते हैं ऐसा एक यू आकार का नली है, इसमें क्या लिया गया है, कोलाइडी विलयन, कोई एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। जैसे चलिए एक उदाहरण के लिए ढेर सारे कोलाइडी विलयन हैं, उसमें से हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, साफ साफ नाम भी लिख लीजिए, आर्सेनिक सल्फाइड। इसका क्या लिया गया है यहाँ पर, कोलाइडी विलयन के रूप में इसको लिया गया है। इसको मैं हम लोग समझने कैसा कर रहे हैं, समझने के लिए ऐसे छोटा जैसे एक आठ बना सकते हैं ऐसा, कई ढेर सारे इसमें कण हैं, हालांकि इतने बड़े कण नहीं होते, हम इसको समझने कैसा समझा दे रहे हैं, है ना। ये विलायक माध्यम है टोटल, अब कोलाइडी विलयन बन गया। इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड इस प्रकार से और एक इलेक्ट्रोड, जैसे मान लीजिए प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, कापर का इलेक्ट्रोड है, कोई भी रख सकते हैं इसमें, कापर का इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लिए गए हैं इसमें, ठीक है। और एक तरफ यहाँ पर धनोद है और एक तरफ क्या है यहाँ पर ऋणोद है, एक तरफ प्लस एक तरफ क्या है यहाँ पर माइनस है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सी प्रकार से हम टाइट कर देंगे तो ऐसे गिर जाएगा, तो किसी के माध्यम से वो यहाँ पर टच में है, माने स्थिर है, ठीक है ना। अब इस प्रकार से यहाँ से दोनों को हम क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं, कोई विद्युत के प्रभाव माने विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए।
तो समझ आ गया होगा। एक यू आकार की नली, चाहे तो आप लिख सकते हैं ऐसा, इसमें यू आकार की नली, यू शेप ट्यूब अंग्रेजी में कहेंगे तो यू आकार की नली। इसमें क्या भरा है? कोलाइडी विलन है, ठीक है। अब इस प्रकार से गति, इसमें क्या होगा बताइए? गति होगा, विद्युत प्रभावित करेंगे तो कैसे गति होते हैं? उसका जो प्रकृति होता है उससे विपरीत, माइनस वाले प्लस की ओर जाएंगे या प्लस वाले माइनस की ओर, ठीक है। तो आर्सेनिक सल्फाइड की बात करें उदाहरण के तौर पर, तो आर्सेनिक सल्फाइड को देखिए यहाँ से तीर चिन्ह बनाते हैं ऐसा, इसकी गति ऐसी हो रही है, देखिए किधर गमन कर रहा है? यहाँ पर ये धनोद है, क्या है यहाँ पर? धनोद। एक तरफ ऋणोद है और एक तरफ क्या है यहाँ पर? धनोद है। तो ये अभी आर्सेनिक सल्फाइड की हम बात कर रहे हैं, ये किधर गमन कर रहा है? धीरे धीरे इस प्रकार से दिशा बदलते हैं, किधर गमन कर रहा है? यहाँ पर ये धनोद की ओर गमन कर रहा है। इसीलिए हम आर्सेनिक सल्फाइड वाला जो लिए हैं इसको अलग से नाम दिया गया है धन कण संचलन। क्या बोलते हैं इसको? धन, देखो इसी का नाम, ये सभी एक ही मतलब है लेकिन अलग से उदाहरण लिया गया है धन कण संचलन। अंग्रेजी में बोलते हैं कैटाफोरेसिस, ठीक है ना, कैटाफोरेसिस, केटायन का गमन हो रहा है। के इसमें समझेंगे, इसमें धन की ओर कण का संचलन हो रहा है, धनोद की ओर कण का संचलन हो रहा है। तो क्यों होगा? क्योंकि इसकी प्रकृति क्या है बताओ? माइनस है। तो यहाँ से हमको समझ आएगा। अब क्या हो जाकर के सुन लीजिए इधर, आखिरी में जाकर के जो विपरीत आवेश वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे उदाहरण के लिए माइनस वाला है, धन वाले हैं, तो यहीं पर जाकर क्या हो जाएगा? ये अवक्षेपित हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, जिसको कहते हैं स्कंदन हो जाना। क्या कहते हैं इसको? स्कंदन। यहीं पर जाकर बढ़ जाएगा, मान इसके ऊपर जमा हो जाएगा। इसको अवक्षेपित लिख दो, चाहे अभी फिलहाल हम इसको स्कंदित हुआ शब्द लिखेंगे, यहाँ पर स्कंदित हो जाता है जाकर के, उदासीन हो जाते हैं। और उसका उल्टा लेंगे, माइनस वाला होगा तो प्लस की हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस की, दोनों तरफ हो सकते हैं। लेकिन हम अभी जो उदाहरण लिए हैं किसमें लिए हैं? इसको आर्सेनिक सल्फाइड का लिए हैं। और किधर गया बताओ? गमन किया किधर हुआ? धनोद की ओर हुआ, इसीलिए नाम अलग से क्या पड़ गया? धन कण संचलन, माने धन आयन की ओर, धनोद की ओर कण का संचलन हो रहा है। तो इससे हम क्या जानकारी मिला कि कौन सा कोलाइडी विलन की प्रकृति क्या है, कौन सा प्लस वाले हैं, कौन सा माइनस वाले हैं, ये हमको जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। अब उसमें कुछ यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, यहाँ समझ लेंगे। जैसे कुछ धातु के हाइड्रोक्साइड हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड, इनके बारे में हम थोड़ा समझें। तो ये अभी आप लोग संक्षिप्त में अलग से लिख लीजिए। ये सभी जो हैं कौन सा आयन वाले हैं? यहाँ पर ये धनायन वाले हैं। हीमोग्लोबिन, धातु के ऑक्साइड, जैसे उदाहरण के लिए टाइटेनियम के ऑक्साइड, उसी प्रकार हम समझे क्षारीय रंजक, लिख लिए सब लोग, क्षारीय रंजक। तो ये कुछ उदाहरण लिया जा रहा है इसमें। इनकी प्रकृति कौन सी प्रकृति की होती है? ये धनात्मक आवेश वाले। कैसे जाने? यहाँ से जाने। कुछ ऋणात्मक आवेश वाले की बात करें, उसका उल्टा, क्षारीय रंजक के उल्टा क्या होगा बताओ? अम्लीय रंजक। अम्लीय रंजक होगा तो कौन सा आवेश वाले हैं बताओ? यहाँ पर ऋण आवेश वाले हैं। आप लोग अलग से इसको एक ऐसा कॉलम बना लीजिए, प्लस और ऋणात्मक वाले। स्टार्च है कहा, एल्ब्यूमिन का है, इस प्रकार से स्टार्च है, जिलेटिन है मुख्य रूप से यहाँ पर। ऐसे और भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे सोना का है, चांदी का है, बहुत बढ़िया से उदाहरण इसमें सोना। धातु जैसे तांबा आदि, ये सभी कौन से प्रकृति के होते हैं? वो माइनस प्रकृति के। तो आज हम इस सल्फाइड भी होते हैं, धातु के सल्फाइड, ये आर्सेनिक सल्फाइड तो है। आज हम इस कालखंड में कोलाइड तंत्र का शोधन एवं इसके गुणों के बारे में अध्ययन किए। आगे इससे संबंधित और अन्य टॉपिक लेकर के पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद।